नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सेवास्तोपोल हमले पर यूक्रेन का बड़ा कबूलनामा सामने आ गया है। सेवास्तोपोल अटैक पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। जानकारी है कि अभी और बड़े धमाके होने हैं। ज़ेलेंस्की ये कहते नजर आ रहे हैं, हम क्रीमिया को आजाद कराएंगे। ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा बयान दिया है। रूस डर से क्रीमिया को छोड़कर भागेगा। ज़ेलेंस्की ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपने इन एक्शंस को लेकर, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से युद्ध में अग्रेसिव मोड में आ गया है यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर ये कि रूस डर से क्रीमिया को छोड़कर भागेगा, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह कि 28 अप्रैल को रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ी बारूदी बरसात की है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस को 27 शहरों पर मिसाइल अटैक की बड़ी कीमत चुकानी होगी। 28 अप्रैल की शाम ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस से बदला लेने के लिए यूक्रेन की सेना तैयार है, और इसके बाद बारूदी पलटवार शुरू हो गया। और वॉर इस लगातार जो जारी है उसमें वार और पलटवार हो रहे हैं, और चेन जो रिएक्शंस हैं उसमें ये जंग और ज्यादा विस्फोटक होती जा रही है। 29 अप्रैल की सुबह ही यूक्रेन ने बड़ा पलटवार किया और यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। और इधर बड़ी जानकारी है कि यूक्रेन ने सेवास्तोपोल के ऑयल डिपो पर अटैक किया है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है, ऑयल डिपो में जबरदस्त धमाका हुआ और कई 100 मीटर इलाके में आग फैल गई है। यूक्रेन ने ड्रोन से इस अटैक को अंजाम दिया है। ऑपरेशन में यूक्रेन के 6 ड्रोन शामिल हुए हैं। क्रीमिया के आसमान पर भी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 ड्रोन मार गिराए हैं। 2 ड्रोन सेवास्तोपोल के ऑयल डिपो पर गिरे हैं। और ये यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। आग इतनी विनाशक है कि आसमान तक ढक गया है, सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है। परमाणु विस्फोट की तरह क्रीमिया के आसमान पर लगातार जो जानकारी मिल रही है उसमें मशरूम क्लाउड बन गया है। देखिए क्रीमिया के हालात पर क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है। समंदर किनारे बसे क्रीमिया की ताजा तस्वीर यही है। शांत शहर में अशांति फैली है। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल के इस ऑयल डिपो पर ड्रोन से अटैक किया और आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। लाखों लीटर ऑयल से भरे टैंकों में विस्फोट हो गया और कई 100 मीटर इलाके में आग फैल गई। क्रीमिया में कई किलोमीटर दूर तक आग की तपिश महसूस की गई। कोजोचा बे में बने रूस के इस विशालकाय ऑयल डिपो के सारे ऑयल टैंक एक एक कर आग पकड़ने लगे। ये तस्वीरें कई किलोमीटर दूर से बनाई गई हैं और देखिए आग की लपटें क्रेन से भी ऊंची उठ रही हैं। धधकते ऑयल डिपो में लगी आग से क्रीमिया के आसमान पर धुआं ही धुआं नजर आने लगा। क्रीमिया पर बरसे इस संकट की तस्वीरें भयावह हैं। कई किलोमीटर दूर से ली गई इस तस्वीर को देखिए। विस्फोट से निकला धुआं 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर नजर आ रहा है और ऐसा मशरूम क्लाउड बन गया है जैसा परमाणु विस्फोट के बाद बनता है। यूक्रेन ने 29 अप्रैल की सुबह होने से ठीक पहले ऑयल डिपो को निशाना बनाया और इस कैमरे से ली गई तस्वीर बता रही है कि कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज से लोगों की नींद खुली। क्रीमिया के लोगों ने इस हमले की भयावह तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। क्रीमिया के समंदर किनारे बसे इस डिपो में इतनी जबरदस्त आग लगी कि घंटों तक धधकती रही। क्रीमिया का फायर डिपार्टमेंट आग बुझाने की कोशिशों में जुटा, लेकिन आग की तपिश इतनी तेज थी कि उसके नजदीक जाना मुमकिन नहीं था। फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए नजदीक जाना था, इसीलिए वोल्केनो प्रोटेक्शन सूट पहनने पड़े ताकि शरीर झुलसने से बच सके। घंटों की मशक्कत के बाद भी दोपहर तक क्रीमिया में आग का तांडव जारी रहा। सेवास्तोपोल में मकारोवा और मॉस्कवा युद्धपोत पर हमले के बाद यूक्रेन का ये सबसे बड़ा अटैक है। इस अटैक की रणनीति 28 अप्रैल की शाम ही फाइनल हो गई थी। 27 अप्रैल की रात और 28 अप्रैल की सुबह तक रूस ने यूक्रेन के 27 शहरों पर बारूद बरसाया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस पर बहुत बड़ा पलटवार किया जाएगा और पलटवार 29 अप्रैल की सुबह से पहले ही कर दिया गया। रूस यूक्रेन के युद्ध में वार पलटवार का चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है। जरा 2 दिनों का ब्यौरा देखिए और इससे यह अंदाजा हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। 29 अप्रैल की सुबह यूक्रेन ने सेवास्तोपोल ऑयल डिपो पर हमला किया। इसके पलटवार में रूस ने यूक्रेन के 3 हथियार डिपो तबाह कर दिए। सदर्न डोनेस्क में 16 सैनिक मार गिराए,
थोड़ी देर में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। 28 अप्रैल को रूस ने ओमान में मिसाइल अटैक किया और 14 लोगों की मौत हो गई। डोनेस्क पर हमला करके यूक्रेन के 400 सैनिक ढेर कर दिए। कोपियांस्क में अटैक करके यूक्रेन के 110 सैनिकों को मार डाला। लीमन में हमला किया और 70 सैनिक मार दिए। ज़ेपोरिजिया में अटैक किया और 60 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। खेरसोन में अटैक करके 30 यूक्रेनी सैनिकों को मार दिया। बदले में यूक्रेन ने डोनेस्क पर रॉकेट अटैक किया और 8 नागरिकों की मौत हो गई। जंग में अब तक बाखमुत और अवदीपका सबसे बड़े मोर्चे थे। खेरसोन ज़ेपोरिजिया में कम ही बमबारी हो रही थी, लेकिन अटैक की रेंज अब तक बढ़कर सेवास्तोपोल तक पहुंच चुकी है। इससे पहले यूक्रेन ने सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन अटैक किया, जो नाकाम रहा था। सवाल यह कि ऑयल डिपो पर अटैक करने के पीछे यूक्रेन की असल मंशा क्या है? दरअसल सेवास्तोपोल तक रूस कर्च ब्रिज के जरिए ऑयल सप्लाई करता है। कर्च ब्रिज की निगरानी ब्लैक सी फ्लीट करता है। सेवास्तोपोल ऑयल डिपो से रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट को ईंधन मिलता है। ऑयल डिपो सामरिक तौर पर रूस के लिए बहुत अहम है। यूक्रेन ब्लैक सी फ्लीट की ईंधन सप्लाई काटना चाहता है। इसके बाद क्रीमिया पर बड़ा अटैक किया जा सकता है। यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट को कमजोर करने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है और रूस भी इस बात को समझ रहा है। संकेत साफ है कि यूक्रेन स्प्रिंग ऑफेंसिव के प्राइम टारगेट क्रीमिया की तरफ बढ़ने लगा है और अगर क्रीमिया के सैन्य ठिकानों पर अटैक होते रहे तो रूस का न्यूक्लियर हमला तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अभी की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइलें भेजी हैं, बम गोला बारूद भेजा है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाला तमाम तरह के सैन्य उपकरण भेजे हैं, यहां तक कि यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए डिफेंस सिस्टम तक भेजा गया है। मगर पहली बार पेंटागन ने यूक्रेन में एटॉमिक सेंसर भेजा है। पहली बार यूएस की न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम की पहुंची है। जानते हैं क्यों? परमाणु अटैक से जुड़े अलर्ट हासिल करने के लिए, एटमी धमाके होने से पहले यूक्रेन को आगाह करने के लिए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या यूक्रेन में न्यूक्लियर विस्फोट होने वाला है? क्या पुतिन के न्यूक्लियर विनाशक से यूक्रेन दहलने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो तबाही का मंजर कैसा होगा, देखिए। बीते 48 घंटों से यूक्रेन में बारूदी कोहराम चरम पर है। बीते 48 घंटों से यूक्रेन क्राइसिस पहले से ज्यादा विकराल हो चुकी है। बीते 48 घंटों से पुतिन की सेना जबरदस्त एक्शन में है, तो वहीं यूक्रेन भी वेस्ट से मिले हथियारों के दम पर जंगी मोड में दिखाई दे रहा है। मगर इसी बीच पेंटागन से ऐसी खबर सामने आई है जो इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रही है कि जल्द ही धरती के किसी एक इलाके पर परमाणु विस्फोट होगा। जल्द ही पहला न्यूक्लियर बम फटेगा और इसके साथ ही एटमी वॉर का आगाज हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के कई इलाकों में एटॉमिक सेंसर्स लगाए हैं। कीव समेत यूक्रेन के 12 शहरों में ये सेंसर्स लगाए गए हैं। ये एटॉमिक सेंसर्स एटमी हमले की जानकारी देंगे, परमाणु ब्लास्ट से पहले ही अलर्ट सिग्नल भेजेंगे। अमेरिका की नेस्ट यानी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम ने यूक्रेन में एटॉमिक सेंसर्स को लगाया है और इन्हीं सेंसर्स के जरिए यूक्रेन के प्रमुख शहरों की निगरानी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्यों यूक्रेन के दर्जन भर शहरों में एटॉमिक सेंसर्स लगाए? क्या यूक्रेन में न्यूक्लियर विस्फोट होने वाला है? क्या यूक्रेन में पहला एटमी अटैक होने वाला है? क्या रूस फर्स्ट न्यूक्लियर विनाशक का इस्तेमाल करने वाला है? रूस यूक्रेन युद्ध को 14 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चला है। इस दौरान महाशक्ति अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइलें भेजी, बम गोला बारूद भेजा, डिफेंस सिस्टम भेजा, लेकिन आज तक यूएस ने एटॉमिक सेंसर्स की खेप और अपनी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम को कभी भी यूक्रेन नहीं भेजा। मगर पहली बार अमेरिका की नेस्ट और एटॉमिक सेंसर कीव पहुंचे हैं। उन्हें यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लगाया गया है और अमेरिका की इसी स्ट्रैटेजी ने दुनिया में सनसनी मचा दी है, क्योंकि रूस पहले ही एटमी हमले की वार्निंग दे चुका है। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही रूस की तरफ से एटमी वॉर का आगाज हो सकता है, वो भी बेहद विनाशक और विध्वंसक अंदाज में। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में रूस के जंगी खाने में सबसे विध्वंसक हथियार है जार बम, जो एक थर्मोबैरिक एरियल बम है, जिसे दुनिया किंग ऑफ ऑल एटम बॉम्ब के नाम से जानती है।
अगर रूस ने 100 मेगाटन वाले इस विनाशक से कीव पर हमला किया, वो भी एयर ब्लास्ट के जरिए, तो क्या होगा? 24,12,050 लोग एयर ब्लास्ट के साथ ही मारे जाएंगे। 3,77,630 लोग इस हमले के बाद गंभीर रूप से घायल होंगे। करीब 54 किलोमीटर तक के इलाके में जबरदस्त तबाही मचेगी। धमाके के चलते 8 किलोमीटर तक आग का गुबार फैल जाएगा। करीब 65 किलोमीटर तक के दायरे में थर्मल रेडिएशन फैल जाएगा। ये तबाही तो तब मचेगी जब रूस 100 मेगाटन वाले जार बम को एयर ब्लास्ट के जरिए दागेगा। अगर महाबली रूस ने 50 मेगाटन वाले जार बम से सरफेस ब्लास्ट किया, यानी उसे कीव की जमीन पर दागा, तो मंजर कैसा होगा ये भी जान लीजिए। 21,83,430 लोग सरफेस ब्लास्ट के साथ ही मारे जाएंगे। 4,39,040 लोग अटैक के बाद गंभीर रूप से घायल होंगे। 43 किलोमीटर तक के इलाके में जबरदस्त तबाही मचेगी। धमाके के चलते 6 किलोमीटर तक आग का गुबार फैल जाएगा। करीब 51 किलोमीटर तक के दायरे में थर्मल रेडिएशन फैल जाएगा। मतलब यह कि पुतिन अपने धरती फाड़ बम से यूक्रेन की राजधानी को तहस नहस करेंगे। और अगर पुतिन ने ऐसे दर्जन भर न्यूक्लियर विनाशक यूक्रेन पर दाग दिए, तो फिर दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का वजूद ही मिट जाएगा, क्योंकि जार बम के आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई हैसियत नहीं। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन तनाव के बीच पुतिन इसी प्रलयकारी हथियार को एक्टिव कर सकते हैं या फिर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर अटैक का खतरा सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि उन देशों को भी है जो यूक्रेन को लगातार हथियार की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर रूस ने जार बम के अलावा तोपोल बम का इस्तेमाल किया, वो भी दुनिया के अलग अलग कोनों में, तो क्या होगा ये आपको मैं समझाती हूँ ग्राफिक्स के जरिए। मान लीजिए कि रूस अगर अपना सिर्फ 800 किलो टन का तोपोल बम वॉशिंगटन पर गिराता है, तो एक झटके में वहां 4,84,000 से ज्यादा लोग बढ़े हुए तापमान में खाक हो जाएंगे और करीब 8,39,000 लोग घायल हो जाएंगे। इसके अलावा रेडिएशन से प्रभावित होने वालों की तादाद इससे कई गुना होगी। ठीक ऐसा ही रूस अगर ये बम अगर न्यूयॉर्क में गिराता है तो क्या होगा? तो यहाँ करीब 15,64,000 इंसान न्यूक्लियर बम के तापमान में गायब हो जाएंगे और करीब 29,37,000 लोग ऐसे होंगे जो बुरी तरह से जख्मी हो जाएंगे। हालांकि इसमें भी प्रभावितों की संख्या का अनुमान नहीं है। अब सोचिए कि यूक्रेन की राजधानी कीव की हालत क्या होगी। यहाँ तोपोल बम गिरते ही करीब 5,60,000 लोगों की मौत हो जाएगी और गंभीर रूप से जख्मी लोगों की संख्या 9,82,000 होगी। ठीक ऐसे ही पोलैंड के राजधानी वॉर्सो में भी न्यूक्लियर अटैक से करीब 6,07,000 लोगों की मौत हो जाएगी और 7,58,000 से ज्यादा रशियन न्यूक्लियर बम के अलग से जख्मी होने की भी खबर है। तो और जो डेटाज आते हैं वो क्या बताते हैं? वो फिनलैंड के बारे में बताते हैं कि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पर अगर इसका असर होगा तो यहाँ भी 1,21,600 के करीब लोग भस्म हो जाएंगे और जो बचेंगे वो 3 लाख के करीब घायल होंगे। और साथ ही साथ अगर यही बम रूस ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम पर गिराया तो फिर 2,67,000 से ज्यादा लोगों की मौत एक झटके में हो जाएगी। 2,67,000 से भी ज्यादा समझिए और 5 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए नजर आएंगे और रेडिएशन का असर अनगिनत लोगों पर होगा। शायद अब आपको रूस की न्यूक्लियर तैयारी का एहसास हो गया होगा। यानी रूस ने तबाही के लिए जिस स्तर पर न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव किया है, जिस तरह यूक्रेन समेत अपने तमाम दुश्मनों के खिलाफ अटैक प्लान बनाया है, उससे साफ है कि यूक्रेन रूस युद्ध अब न्यूक्लियर जंग की तरफ मुड़ चुका है, जिसमें रूस के निशाने पर कीव तो है ही, साथ ही वो देश भी हैं जिन्होंने यूक्रेन को मदद देकर रूस को नुकसान पहुंचाया है। जंग अब यूक्रेन के वॉर जोन तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस की बदलती रणनीति बता रही है कि जंग का दायरा बहुत विशाल हो चुका है
और हर मोर्चे पर अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट अमेरिका ही है। अब रूस की तरफ से ताजा हलचल भूमध्य सागर में देखने को मिली है, जिसमें अमेरिका और नेटो के पार्टनर सीधे टारगेट पर नजर आ रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रूस विनाश की परिकल्पना को साकार रूप दे रहा है या फिर ये दबाव की रणनीति है? अब क्या है पूरी हलचल और क्या है फैलते वॉर जोन का असली मकसद, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। यूक्रेन पर बरस रहे बारूद से जिस तबाही को दुनिया महसूस कर रही है, वो तबाही महज ट्रेलर है। रूस असली जंगी बिसात कहीं और ही सजा रहा है। बारूद इस पानी के न सिर्फ ऊपर तैर रहा है, बल्कि खुफिया तौर पर पानी के नीचे भी बिछा दिया गया है। और इस वॉर जोन की रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्रेमलिन की हलचल हर दिन महसूस भी हो रही है। ताजा हलचल का केंद्र है भूमध्य सागर, जहां इस वक्त रूस का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस होकर पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि आखिर भूमध्य सागर में जिरकॉन मिसाइल से लैस फ्रिगेट गोर्शकोव पहुंचाने का मकसद क्या है? क्या यूक्रेन के खिलाफ मेडिटेरेनियन सी में तैनात मिसाइल का इस्तेमाल होगा, या फिर ये अमेरिका का नई रणनीति के तहत हुआ घेराव है? क्या सीरिया में यूएस का घेराव हो रहा है? क्या यूरोपियन देश रूस के टारगेट पर है, या फिर क्या नेटो पर दबाव बनाया जा रहा है? इन सवालों का जवाब फिलहाल क्रेमलिन तक सीमित है, लेकिन हाल ही में रूस ने जिरकॉन मिसाइल का नया टेस्ट किया था, जिसके आधार पर अनुमान यह है कि अब रूस वॉर जोन का प्रसार हाइपरसोनिक हथियारों के सहारे करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि दायरा कितना बड़ा है? क्या रूस की रणनीति बाल्टिक टू ब्लैक सी की घेराबंदी तक सीमित नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर दायरा क्या है? हाइपरसोनिक घेराबंदी का दायरा नक्शे के जरिए समझिए। इस समय रूस का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव भूमध्य सागर में है, जिससे तुर्की, सीरिया, ग्रीस, इटली, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और स्पेन के अमेरिकन ठिकानों पर संकट मंडराने लगा है। वहीं ब्लैक सी में रूस की सदर्न कमांड की एक्टिव फ्लीट ने पहले ही हलचल बढ़ा रखी है, जबकि कैस्पियन सागर से आने वाली मिसाइल्स ने पहले ही यूक्रेन को थर्रा दिया है। यानी रूस की जिरकॉन मिसाइल से एक बड़ी रेखा में मौजूद दुश्मन देश पर विनाशकारी हमला करने में एडमिरल गोर्शकोव इस वक्त सक्षम है। लेकिन क्या इस फ्रिगेट की हलचल सिर्फ ऑफेंसिव तैयारी के तहत बनाई गई रणनीति का सबूत है, या फिर रूस का प्लान समझने में अब भी अमेरिका कोई गलती कर रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों की हलचल बता रही है कि रूस ने मेडिटेरेनियन सी में अपना मिसाइल पोत तैनात करते ही एक सुरक्षात्मक घेरा तैयार कर लिया। कैसे, इसे समझिए। बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के Su-27 और IL-20 की उड़ान के अलावा ऊफा सबमरीन का पहुंचना एक मोर्चे को मजबूत करता है। वहीं ब्रिटेन के शैटलैंड द्वीप समूह के उत्तरी दिशा में Tu-160 बॉम्बर और MiG-31 की उड़ान ने जंग के दायरे को बढ़ा दिया। वहीं रूस की आर्कटिक फ्लीट ने ग्रीनलैंड, बैरेंट्स जैसे सागर की हलचल पर नजरें गड़ाई हुई हैं, जबकि रूस की पैसिफिक फ्लीट ने हाल ही में जापान के पास और जापान सागर में एक्सरसाइज करके अपनी तैयारी दिखाई, जबकि ब्लैक सी और कैस्पियन सी में एक्टिविटी रूस साक्षात दिखा चुका है। इसका मतलब है कि रूस ने जंग के बीच एक डिफेंसिव घेरा पूरी तरह तैयार कर लिया है। और ये सब सिर्फ हाल ही की हलचल के आधार पर नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसके संकेत खुद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने SU की बैठक के दौरान दिए। उन्होंने इस विस्तार को लेकर जो कहा वो रूस की इस रणनीति की पुष्टि है। यूएसए और उसके सहयोगी दहशत के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के बहाने सेंट्रल एशिया में अपनी सेना बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में रूसी सेना के ठिकानों को मुकाबले के लिए न सिर्फ तैयार कर रहे हैं, बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ा रहे हैं ताकि चुनौतियों से निपटा जा सके। यानी रूस की डिफेंसिव शील्ड न सिर्फ मजबूत होगी, बल्कि अमेरिका के बढ़ते दायरे को भी कम करेगी। हालांकि इसमें रूस के दक्षिणी हिस्से को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वहां रूस का मित्र चीन है, जिसने पहले ही साउथ चाइना सी में अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। स्थिति बिल्कुल साफ है। रूस का मेडिटेरेनियन सी प्लान न सिर्फ डिफेंसिव है, बल्कि बाल्टिक सी, ब्लैक सी के अलावा ऑफेंसिव मोड में एक ऐसी रेखा बना रहा है जो नेटो के सदस्यों की तबाही का सीधा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर इस समय शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक साथ 11 देशों के युद्ध अभ्यास जारी हैं। प्रशांत महासागर में चीन, अमेरिका, साउथ चाइना सी के आसपास वाले देशों का युद्ध अभ्यास और पेट्रोलिंग जारी है। 28 अप्रैल को इस क्षेत्र से वर्ल्ड वॉर भड़कने के पूरे आसार बन गए थे और इस घटना से रूस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चीन से लेकर अमेरिका तक टेंशन में थे। देखिए प्रशांत महासागर में इस वक्त क्या बारूदी घमासान जारी है और कैसे एक और टकराव वर्ल्ड वॉर शुरू करा सकता है। प्रशांत महासागर की शांति बारूद से भंग हो चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े महासागर में दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां बारूद बरसा रही हैं। महासागर में एक साथ कई देशों के नेवल फ्लीट अपने अपने युद्धाभ्यास में जुटे हैं। महासागर में इतनी बड़ी बारूदी हलचल से चीन चौकन्ना हो गया और अपने कोस्ट गार्ड सहित नेवी के शिप उतार दिए। पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा जिसे साउथ चाइना सी भी कहा जाता है, वहां 28 अप्रैल को एक ऐसा टकराव होने वाला था जिससे वर्ल्ड वॉर की आशंका सच साबित हो जाती। इन दो जहाजों में से एक जहाज चीन का है और दूसरा फिलीपींस का। फिलीपींस का यह जहाज दक्षिण चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त लगा रहा था और दक्षिण चीन सागर को अपनी विरासत मानने वाले चीन ने इसको घेर लिया। फिलीपींस के मुताबिक चीन का यह जहाज इतना करीब आ चुका था कि सीधा टकराव हो सकता था। अगर फिलीपींस वॉरशिप का कैप्टन अपने जहाज को नहीं संभाल पाता तो दोनों की टक्कर तय थी। साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे विवादित जल क्षेत्र है और वो भी चीन की वजह से। कई देशों के हिस्से पर चीन अपना आधिपत्य जमाना चाहता है और इसी कारण यहाँ टकराव होते हैं। अगर दोनों देशों के बीच टक्कर हो जाती, युद्ध की चिंगारी भड़क सकती थी। अगर युद्ध की स्थिति बनती तो इस वक्त सुपर पावर्स के बड़े बड़े जंगी बेड़े प्रशांत महासागर में मौजूद हैं। प्रशांत महासागर में इस वक्त अमेरिका, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, वियतनाम, फ्रांस, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया के वॉरशिप मौजूद हैं और मिसाइल रेंज के लिहाज से देखा जाए तो आसपास ही युद्धाभ्यास करने में जुटे हैं। चीन और नॉर्थ कोरिया के लगातार आक्रामक होने के बाद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिका की अगुवाई वाले देशों ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। 19 अप्रैल को इस क्षेत्र में अमेरिका की मेन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पहुंची। 23 अप्रैल को अमेरिका का कार्ल विंसन वॉरशिप पहुंचा। इससे पहले रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात हो चुका है। साउथ कोरिया की सबमरीन पहले से ही यहां तैनात है। 24 अप्रैल से चीन हेनान नेवल बेस पर युद्धाभ्यास कर रहा है। शैंगडोंग वॉरशिप युद्धाभ्यास में जुटे हैं। रूस व्लादिवोस्टॉक नेवल बेस पर एक्सरसाइज में जुटा है। यहां रूस के 18 वॉरशिप मौजूद हैं। दुनिया की इन तीन महाशक्तियों के समर्थक देशों की सेनाएं भी इन युद्धाभ्यासों में शामिल हैं। अमेरिका के साथ साउथ कोरिया और फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया के नेवल शिप भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं। मतलब ये कि दुश्मन देशों के वॉरशिप एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है। अगर ऐसे हालात में चीन और फिलीपींस का टकराव हो जाता तो विश्व युद्ध की आशंका सच साबित हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका ईरान की अदावत दशकों पुरानी है। कई बार तो हालात जंग के मुहाने तक आ चुके हैं और जानते हैं इस तनातनी की बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध भी है। लेकिन मौजूदा वक्त में ओमान की खाड़ी में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका जा रहे एक ऑयल टैंकर को ईरानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। बस फिर क्या, ईरान की इस हिमाकत के बाद यूएस नेवी ने एक्शन में पूरी तरह से अपने आप को लबरेज किया। लेकिन ईरान यूएस की जंग में 24 भारतीयों की जान फंस चुकी है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ईरान अमेरिका में तनाव एक बार फिर चरम पर है और जानते हैं कहां? नीले समंदर में। ब्लू वॉर जोन में तब्दील हुई ओमान की खाड़ी में। दरअसल 27 अप्रैल को ईरान की सेना ने अमेरिका की तरफ जा रहे एक तेल टैंकर को ओमान की खाड़ी में जब्त कर लिया। ऑयल टैंकर पर मार्शल आइलैंड का झंडा लगा हुआ था जो कि कुवैत से अमेरिका के ह्यूस्टन जा रहा था। न्यूज एजेंसी AFP की माने तो इस टैंकर में सवार 24 क्रू मेंबर्स भारतीय हैं।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान ने इस ऑयल टैंकर को जब्त क्यों किया, क्यों इसकी घेराबंदी की। तो ईरान आर्मी की तरफ से यह बयान सामने आया है कि टैंकर इंटरनेशनल वाटर में एक ईरानी नाव से टकरा गया था। इसके बाद से ही नाव में सवार 2 ईरानी क्रू मेंबर्स लापता हैं, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। बस फिर क्या, ईरान ने ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया, लेकिन इस घटना के बाद से यूएस नेवी एक्शन में आ गई। अमेरिका ने पूरे मामले की निगरानी के लिए एक P-8 पोसीडियन समुद्री पेट्रोलिंग विमान भी भेजा और अब तो खबर ये सामने आ रही है कि यूएस नेवी ने बंकर बस्टर बमों से लैस विमानों को भी ओमान की खाड़ी की ओर रवाना किया है, ताकि हर हाल में ऑयल टैंकर को ईरान के कब्जे से छुड़ा सके। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका में लगातार कमर्शियल पोतों को जब्त करने की घटनाएं हो रही हैं और इसकी वजह है रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि ईरान खुले तौर पर रूस की मदद कर रहा है। ईरानी ड्रोन वॉर जोन में यूक्रेनी सेना पर कहर बरपा रहे हैं। बस इसी के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी तनातनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर गृह युद्ध की लपटों में जल रहे सूडान में सबसे ज्यादा किसी पर संकट मंडरा रहा है तो वो है आम नागरिक। यही वजह है कि ज्यादातर देशों ने अपने नागरिकों को सूडान से निकालना शुरू कर दिया है। भारत ने भी इसके लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया और हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की उपलब्धियां भी इस ऑपरेशन की कामयाबी को दोगुना कर रही हैं। अब क्या है पायलट्स की वो उपलब्धि जिसने दुनिया को किया हैरान, ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन कावेरी, ऐतिहासिक कारनामा। गृह युद्ध में झुलसे सूडान में अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद करने वाले भारतीयों को बचाना ही अपने आप में एक बड़ा कारनामा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय एयरफोर्स के जिस विमान C-17 को इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया, उसके पायलट्स ने एक ऐसा इतिहास दोहराया है जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। मिसाल इसलिए नहीं कि हाहाकारी बारूदी बवंडर के बीच 121 लोगों की जान बचाई गई, इसलिए भी नहीं कि रेस्क्यू किए गए नागरिकों में एक गर्भवती महिला थी, ना ही इसलिए कि भारतीय एयरफोर्स ने सूडान में फंसे भारतीयों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया, बल्कि मिसाल इसलिए दी जाएगी कि इन सुपर पायलट्स ने ऐसा कारनामा किया है जो उपलब्धियों का कॉम्बो बन गया। पहली उपलब्धि थी वाडी सैयदना की शॉर्ट स्ट्रिप पर लैंडिंग और दूसरी उपलब्धि थी नो विजिबिलिटी में C-17 की लैंडिंग। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारी भरकम C-17 विमान की लैंडिंग न सिर्फ छोटे से रनवे पर हुई, बल्कि भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स ने बिना लाइट वाले रनवे पर रात के वक्त ये लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरी की। और ये उसी लैंडिंग की तस्वीर है। सिर्फ नाइट विजन गॉगल का इस्तेमाल हुआ और इतिहास बन गया। और इस हवाई पट्टी को लैंडिंग के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ये रनवे हिंसा प्रभावित खार्तूम से करीब 40 किलोमीटर उत्तर में है। दावे के तहत C-17 प्लेन के पायलट्स और क्रू ने नाइट विजन गॉगल पहने, वही पायलट्स ने अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल किया। इंफ्रारेड सेंसर से ही पायलट्स ने जाना कि रनवे खाली था। इसके बाद एयर क्रू के साइड सीन कोऑर्डिनेशन से लैंडिंग कामयाब हुई। अब आपको यह जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि पायलट्स की जिस टीम ने यह कारनामा किया है, उसमें भारतीय वायुसेना की महिला पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरराज कौर बोपराय भी शामिल थी। इसके अलावा और भी ज्यादा हैरान करने वाली उपलब्धि यह है कि बोपराय भारतीय वायुसेना की पहली और इकलौती महिला पायलट हैं जो C-17 ग्लोब मास्टर उड़ाने में सक्षम हैं। बहरहाल इन उपलब्धियों के साथ भारतीय वायुसेना के इस पायलट दल ने इतिहास रच दिया है। इससे पहले ऐसा सिर्फ एक बार काबुल में हुआ था और वो लैंडिंग इस लैंडिंग की प्रेरणा बन गई। अब इस इतिहास से अलग सूडान के हालात भी देख लीजिए। स्थिति ये है कि खार्तूम पर इस समय धुएं के काले बादल छाए हुए हैं। हिंसा अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जबकि सैकड़ों लोगों की राजधानी की सड़कों पर ही मौत हो चुकी है। वहीं हजारों लोग घायल हैं जो अस्पताल पहुंच पाने में भी असमर्थ हैं।
हालांकि इन हालात के बीच संघर्ष विराम की कई बार कोशिशें हुई, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रही। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस गृह युद्ध को बाहरी ताकतों ने अपने फायदे के लिए भड़काया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका को तबाह करने वाली मिसाइल बनाने के बाद अब किम मिसाइल टावर खड़ा करने जा रहा है। उत्तर कोरिया का तानाशाह एक नहीं बल्कि 2 बारूदी बिल्डिंग खड़ा करेगा और साथ ही जानकारी है कि कोरियाई प्रायद्वीप में सबसे बड़ा आतंकी गदर मचने वाला है। किम ने दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका को मिटाने की जिम्मेदारी अपनी बहन को सौंप दी है और तानाशाह ने बहन को विध्वंसक टास्क भी दिया है। तो किम जोंग उन ने जो टास्क दिया है उस पर किम यो जोंग ने परमाणु प्रहार कर अमेरिका को मिटाने का प्रण भी ले लिया है। तो सवाल यही है कि क्या अब महाविनाश का आत्मी बटन किम की बहन दबाएगी? क्या अमेरिका और दक्षिण कोरिया की दोस्ती महातबाही लाने जा रही है? कोरियाई प्रायद्वीप में एटमी युद्ध की विनाशक ज्वाला भड़कने वाली है। यहाँ उस युद्ध का आरंभ होने वाला है जिसमें कई देशों का सर्वनाश हो जाएगा। कोरिया से उस विनाश की सुनामी आने वाली है जिसमें सुपर पावर अमेरिका भी झुलस सकता है। महाविध्वंस का कोरिया फ्रंट किसी भी वक्त ओपन हो सकता है। इसकी वजह एक नहीं कई है। बाइडेन ने किम शासन को मिटाने की धमकी दी तो किम जोंग की सिस्टर ने अमेरिका को तबाह करने की हुंकार भर दी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाएं लगातार वॉर ड्रिल कर रही हैं। इससे भड़का किम किसी भी वक्त एटमी धमाका कर सकता है। जापान ने ऐलान किया है कि अगर किम ने कोई मिसाइल लॉन्च की तो उसे हवा में ही मार गिराया जाएगा। मतलब ये कि कोरिया का बारूद सुलग रहा है, अब किसी भी वक्त विस्फोट होने वाला है। इस बात का ऐलान तब हो गया जब किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका को भी मिटाने की कसम खा ली। दरअसल किम जोंग की बहन बाइडेन के उस बयान से भड़की हुई हैं जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर किम ने एटमी हमला करने की गुस्ताखी की तो फिर उत्तर कोरिया का नामो निशान मिट जाएगा। दरअसल 2 दिन पहले व्हाइट हाउस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई थी। दोनों देशों के बीच एटमी करार हुआ था। इसमें तय हुआ था कि अमेरिका दक्षिण कोरिया में अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात करेगा। मुलाकात के बाद बाइडेन ने किम को वार्निंग दी थी कि अगर उत्तर कोरिया अमेरिका या उसके सहयोगियों के खिलाफ परमाणु हमला करता है तो ये अमेरिका को स्वीकार नहीं। उत्तर कोरिया ने एटमी अटैक किया तो अमेरिकी सेना किम जोंग के शासन का अंत करने में देर नहीं लगाएगी। किम की बहन बाइडेन के इस बयान से इतनी क्रोधित हो गई कि उसने ऐलान कर दिया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका में हुई एटमी डील उत्तर कोरिया के लिए खतरा है। ये करार ही महाविनाश की वजह बनेगी। उत्तर कोरिया अपने परमाणु जखीरे को और भी बड़ा करेगा। अगर दुश्मनों ने उकसावे की कार्रवाई की तो उत्तर कोरिया उन्हें खत्म कर देगा। इतना ही नहीं, किम यो जोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का मजाक भी उड़ाया। उसने कहा बाइडेन ने मूर्खतापूर्ण बयान दिया है। वो एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसका कोई भविष्य नहीं है। वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, इसमें भी शक है। किम की बहन ने विस्फोटक बयान दिया तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि सियोल को बचाने के लिए अमेरिका परमाणु विस्फोट कर सकता है। धमकी और बयानबाजी के बाद दोनों देशों में टेंशन बहुत बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की दोस्ती जल्द ही न्यूक्लियर तबाही लाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ किम ने अपनी बहन को एटमी कमान सौंपने का मन बना लिया है तो दूसरी तरफ अपनी जमीन पर मिसाइल के आकार की इमारत बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया है। अमेरिका को तबाह करने वाली मिसाइल बनाने के बाद अब किम मिसाइल टावर खड़ा करने जा रहा है। उत्तर कोरिया का तानाशाह एक नहीं बल्कि 2 बारूदी बिल्डिंग खड़ा करेगा। सवाल यह है कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल बाज ऐसा कदम क्यों उठा रहा है? इसके पीछे उसका प्लान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल बाज किम जोंग उन, तीसरे विश्व युद्ध का सबसे खतरनाक प्लेयर किम, मिसाइलों और एटमी हथियारों के लिए भूखा तानाशाह, आए दिन मिसाइलें दागने वाला दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका को मिटाने की धमकी देने वाले किम जोंग की मिसाइल सनक अब नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। मिसाइल धमाके के साथ साथ अब अमेरिका को चिढ़ाने के लिए उत्तर कोरिया का तानाशाह 2 स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स बनवाने जा रहा है।
दोनों स्काई स्क्रैपर वॉनसोंग में बनाई जाएंगी। दोनों गगनचुंबी इमारतें हूबहू उत्तर कोरिया की सबसे खतरनाक मिसाइल वॉनसोंग जैसी दिखेंगी। किम जोंग ने इनका मॉडल भी जारी कर दिया है। इस तस्वीर को उत्तर कोरिया के न्यूज़पेपर ने जारी किया है। किम जोंग ऐसी ही 2 गगनचुंबी इमारतें बनवाने जा रहा है जो हूबहू वॉनसोंग मिसाइल जैसी नजर आएंगी। किम ने हाल ही में वॉनसोंग 18 नाम की मिसाइल टेस्ट की, जिसकी रेंज 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये सॉलिड फ्यूल वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी तक उत्तर कोरिया के ज्यादातर मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा था। उन्हें प्रोपेलेंट के साथ बारीकी से लॉन्च साइट पर लोड करना होता था, जिसमें काफी समय लगता था, लेकिन सॉलिड फ्यूल तकनीक आसान और सुरक्षित है। वॉनसोंग 18 मिसाइल में परमाणु हथियार लगा सकते हैं। इसे एक साथ कई टारगेट पर हमला करने लायक हथियार से भी लैस किया जा सकता है। इसकी मारक रेंज 15 से 20,000 किलोमीटर बताई जा रही है। इस मिसाइल की जद में पूरा अमेरिका आ गया है, लेकिन अब किम अपनी 2 इमारतों को इसी मिसाइल की शक्ल देने जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे किम का मकसद क्या है? किम के जंगी जुनून को जानने और समझने वाले डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि इससे उत्तर कोरिया अमेरिका को संदेश दे रहा है कि वो अमेरिका की धमकियों से डरेगा नहीं। किम अपने मिसाइलों का जखीरा लगातार बड़ा करता रहेगा। इसके लिए वो जल्द ही परमाणु विस्फोट करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस तरह से नेटो यूक्रेन को एडवांस टैंकों की खेप सप्लाई कर रहा है, उससे पुतिन का गुस्सा भड़का हुआ है। ऐसे में रूसी डिफेंस ने अपने सुपर एडवांस टैंक को वॉर जोन में भेजने का फैसला किया है। यह है T-14 अरमाटा। आखिर कैसी ये लड़ाका अपने अदृश्य शक्ति से नेटो टैंकों की बलि लेगा, देखिए। तेज रफ्तार से प्रहार, बेहिसाब गोला बारूद की बौछार और पलक झपकते ही दुश्मन का संहार, यही फाइटिंग स्किल और अटैकिंग मोड T-14 अरमाटा को बैटल ग्राउंड का सबसे खूंखार और घातक शिकारी बनाता है। रूसी सेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाका है T-14 अरमाटा। ऐसा माना जाता है कि अगर रूसी डिफेंस का ये योद्धा वॉर जोन में उतरा तो दुश्मन का नामो निशान मिटना तय है। और जानते हैं, बारूदी तूफान लाने वाले इस विध्वंसक की एंट्री जल्द ही वॉर जोन में हो सकती है। जल्द ही रूस के T-90 और T-72 टैंकों के साथ T-14 अरमाटा बैटलफील्ड में मोर्चा संभाल सकता है।